हेलो बिस्मिल्लाह। आ रही है आपको आवाज? भारत की एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। एलओसी पर भारतीय फायरिंग से पाक फौज के 7 जवान शहीद। एमक्यूएम पाकिस्तान की सियासी मुश्किलात, कहीं बगावत का सामना तो कहीं इस्तीफा 2 का मुतालबा। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान को मर्दे बहरान की तलाश? और पाकिस्तान में भी चांद जमीन पर उतर आया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं सैयद समर अब्बास। सबसे पहले बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरी की जानिब। जी, आपने देखी हमारी हेडलाइंस। नाजरीन, भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मरतबा फिर इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा किया है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भिम्बर सेक्टर में भारतीय फोर्सेस ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में पाक फौज के 7 जवान शहीद हो गए। और ये कोई पहली बात नहीं है। भारत अब तक गुज़श्ता 2 माह के बल्कि 2016 के दौरान भारत 220 से ज़ायद सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। और हालिया 2 माह के दौरान भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर 26 शहरी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 107 शहरी भी जख्मी हुए हैं। क्या भारत जो है वो अवामी दबाव पर जो है मोदी सरकार ये सारा काम कर रही है? पाकिस्तान को इसमें किस तरह की पॉलिसी अपनानी चाहिए? क्या पाकिस्तान हर मर्तबा जवाब देता रहेगा? और क्या पाकिस्तान जो है वो दफ्तर खारजा में भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज करता रहेगा? क्या पॉलिसी होगी पाकिस्तान की आइंदा के लिए? और भारत ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, इस पर बात करेंगे शो के पहले 2 सेगमेंट्स में। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, जबकि भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल PK सहगल। और लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़करिया साहब से। उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि पाकिस्तान की अब स्टेट पॉलिसी क्या होगी। नफीस ज़करिया साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि अब तक हमने जो देखा है गुज़श्ता 2 माह के दौरान, जब से कशीदगी बढ़ी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, हो ये रहा है कि भारतीय फोर्सेस की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर और वर्किंग बाउंड्री पर शहरियों को टारगेट किया जा रहा है और पाकिस्तानी पोस्टों को भी टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ ये होता है कि जवाबी कार्रवाई होती है और पाकिस्तान में हाई कमिश्नर को तलब करके, भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके एक एहतजाज किया जाता है। तो ये पॉलिसी क्या यही पाकिस्तान की जारी रहेगी या अब पाकिस्तान अपनी पॉलिसी तब्दील करने जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो ये है कि हम वी आर एक्सरसाइजिंग रिस्ट्रेंट, ठीक है। ये बात हमने बार बार कही है, क्योंकि भारत जो कुछ भी ये कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल को हीट अप करने की कोशिश जो कर रहा है और वर्किंग बाउंड्री को, वो उसके पीछे जो उनका इस वक्त जो मोटिव है वो ये है कि कश्मीर में जो उन्होंने बेतहाशा जो मजालिम ढाए हैं, उसके ऊपर जो दुनिया की नज़रें हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है सिविल सोसाइटीज़ जो है वो मोबिलाइज हुई हुई हैं और इसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। UN की जो ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर है, उसने भी जो है फैक्ट फाइंडिंग मिशन की बात की है। OIC जो है उन्होंने भी कंडेम किया, फैक्ट फाइंडिंग मिशन की बात की है। आप ये देखें कि उन्होंने बच्चों को आंखों से अंधा कर दिया, एक पूरी जनरेशन को जो है उन्होंने अंधा कर दिया है। इस पे कई बड़े बड़े जो जरीदे हैं उनके अंदर आर्टिकल छपे हैं। गज़ ये है कि इस वक्त इंडिया की कोशिश ये है कि किसी तरीके से कश्मीर की तरफ से लोगों की तवज्जो हटाकर टेंशन जो है वो बढ़ाई जाए पाकिस्तान के साथ, ताकि पाकिस्तान को जो है शायद वो प्रॉम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझते नहीं कि भारत अपने इस मकसद में कामयाब हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है जनाब। इसलिए कि अगर आप नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्डिक रीजन के अंदर, UK में, अक्रॉस यूरोप अगर आप देखेंगे तो ये मुस्तकिल इवेंट्स वहाँ पर चल रहे हैं, लिटरेरी इवेंट्स हैं वहाँ पर, जो सिविल सोसाइटीज, वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट और उसके अलावा कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है उन्होंने बाकायदा इस पर बड़ी मुहिम चलाई हुई है कि जो मजालिम ये ढा रहा है वहाँ पे जेनोसाइड और ह्यूमन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उसके हवाले से। लेकिन रुक तो फिर भी नहीं पाई ना। लेकिन ये चीजें सारी रुक तो फिर भी नहीं, मजालिम रुके तो फिर भी नहीं है, वो उसी तरह से जारी है। कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग का सिलसिला जारी है, वर्किंग बाउंड्री पे जारी है, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मजालिम जारी है। दुनिया में बदनाम फिर भी पाकिस्तान ही क्यों करार दिया जा रहा है? नहीं, पाकिस्तान कोई बदनाम नहीं है। आई थिंक ये परसेप्शन की आप बातें करते हैं, ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है एज इफ के जैसे भारत का जो नैरेटिव वो चल रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लोग हमारे जो यहाँ पे लोग हैं उनका फोकस नहीं है। अगर वो थोड़ा सा बाहर निकल के देखें कि मुल्क से बाहर मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, वो ऐसी डेमोक्रेसीज के अंदर, ऐसी कंट्रीज के अंदर
जहाँ ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की जाती है, वो उसके प्रोटेक्शन की बात करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से भारत पर दबाव है। ऐसी बात नहीं कि वहाँ दबाव नहीं है, फाइनली सोसाइटीज मुतरक हुई हुई हैं। फाइनली ये बताइएगा नफीस ज़करिया साहब, ये बताइएगा फाइनली कि क्या पाकिस्तान अपनी पॉलिसी तब्दील करेगा या इसी पॉलिसी के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? नहीं, देखिए, हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और हम जो है हम जानते हैं कि ये सारी जो इस वक्त भारत ने कार्रवाई शुरू की हुई है उसकी वजह से खित्ते का अमन जो है वो खतरे में आ सकता है। और ये बात हमने P5 के जो यहाँ पर मालिक हैं उनके एम्बेसडर्स को और मुख्तलिफ लोगों को जो है गाए बगाए उनको सेंसिटाइज किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नफीस ज़करिया साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अमजद शुएब साहब, आपने सुनी गुफ्तगू नफीस ज़करिया साहब की, वो स्टेट पॉलिसी उनका इशारा ये कि जारी रहेगी। आप जो देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 माह से जो कशीदगी जारी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, भारत बिलखसूस बार बार इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है। रवां साल 220 से ज़्यादा सीज़ फायर वायलेशन हो चुकी हैं, 26 पाकिस्तानी शहरी निहत्ते शहीद हो चुके हैं, ख़वातीन और बच्चे भी उनमें शामिल हैं। आज फिर 7 पाकिस्तानी फौजियों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहीद कर दिया गया। तो क्या पाकिस्तान को इसी पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर वक्त आ चुका है पाकिस्तान पॉलिसी तब्दील करे? मेरा ख्याल है कि अभी पॉलिसी में कुछ न कुछ तब्दीली आनी चाहिए। देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि भारत इब्तदा करता है, वायलेशन करता है और अपनी पब्लिक को ये बताता है कि पाकिस्तान ने वायलेशन की और हमने रिटेलिएट किया। अब ये चीज़ ये है कि इसका अगर सिर्फ क्लेम्स की बुनियाद पे बात चलती रहे तो वो तो फैसला नहीं होता। ये फैसला थर्ड पार्टी जो न्यूट्रल होती है वो करती है कि कौन अग्रेसर है। उसमें आपके पास यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स हैं जिनको हम खुली एक्सेस देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कोई भी चीज़ उनसे छुपाना नहीं चाहता। बिल्कुल, आफ्टर ऑल यूनाइटेड नेशन ने अपॉइंट किए हुए हैं, लेकिन भारत उनको एक्सेस नहीं दे रहा। बिल्कुल ऐसा। इसका मतलब ये है कि भारत लाजमन अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को चीज़ें छुपाना चाहता है जो उनको एक्सेस नहीं देता, वरना तो अगर छुपाने को कुछ ना हो तो फिर तो आप कहते हैं जी ठीक है, आप तहकीक कर लें। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से आप इस मसले को हल नहीं कर सक रहे। और दुनिया को अगर प्रोपेगेंडा के ज़रिए ये मतलब एक ही आवाज़ में आप ये कहते जाएं लगातार कि जी पाकिस्तान ने वायलेशन की, पाकिस्तान ने वायलेशन की, फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को वायलेशन करनी शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि वायलेशन से अगर ये नताइज आपने जो अब हो रहे हैं ये लेने हैं और इनिशिएटिव इंडिया के पास है तो इल्ज़ाम भी आपके ऊपर है, तो फिर इल्ज़ाम अगर चलता है तो वो कम से कम आप उसका तोड़ तो करते रहें साथ साथ। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अभी ये स्ट्रेटजी बदलनी होगी और अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के मुताबिक आपको वायलेशंस करनी चाहिए, ताकि ये जो इसकी जो ये दूसरी साइड के लिए भी उतनी ही एक्सपेंसिव हों। उनको दूसरी साइड में फिर अंदाज़ा होता है कि ये खेल जो है ये मुनासिब नहीं है, इसको बंद करना चाहिए। और आगे भी होता रहे कि आप आगे भी होता रहे कि आपके फ्लैग स्टाफ मीटिंग्स होती रही हैं या आपके लोकल कमांडर्स मिलते रहे हैं, तो वो डिफ्यूज़ करने के लिए फिर तभी सोच आती है जब आपकी तरफ भी नुकसान। पीके सहगल साहब को शामिल करते हैं। पीके सहगल साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि भारत जो कर रहा है अभी लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर इश्तियाल अंगेजी, हदफ क्या है भारत का अल्टीमेट? क्या मोदी सरकार पर अवामी दबाव का ये रद्द अमल है या फिर कोई और पॉलिसी है भारत की? मैंने बड़े ध्यान से तो दोनों की बातचीत सुनी। एग्जैक्टली वो जो चीज बोल रहे हैं, हिंदुस्तान साफ तौर पे ये कहता है कि पाकिस्तान बार बार सीज फायर वायलेशन कर रहा है। जब से हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसके बाद कई 100 सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुई है। पहल हमेशा पाकिस्तान करता है और हिंदुस्तान केवल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो यानी दूसरे लफ्जों में जो हम बोलते हैं वो पाकिस्तान बोलता है, जो पाकिस्तान बोलता है हम बोलता है। दोनों ही देश मेरे मुताबिक बड़े इमेच्योर हैं। हम एक दूसरे के देश के अननेसेसरली जान माल का नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोनों ही देश जो हैं ऐसी इकोनॉमिक स्थिति में है कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड 1971 की वॉर के बाद में शिमला एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि दोनों देश के लोग जो हैं आपस में बातचीत के फैसला करेंगे, किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है। आई हैव फुल फेथ एंड ट्रस्ट इन द पाकिस्तानी पीपल एंड दे मस्ट आल्सो हैव फुल फेथ एंड ट्रस्ट कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करें बैठ के। लेकिन हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है किससे बातचीत? पाकिस्तान ने तो बातचीत के लिए कहा है। पीके सहगल साहब, पाकिस्तान ने बार बार कहा है, मुझे याद है तकरीबन 2 माह पहले पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा ने भारतीय मनसब को खत लिखा, उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन भारत की जानिब से कोई मस्बत जवाब नहीं आया उसका।
नहीं, हमारी तरफ मोदी सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि हम बातचीत किसके साथ करें। आप देखो, उफा में जो बातचीत हुई मोदी जी और नवाज शरीफ जी के बीच में, 24 घंटे में जब वो वापस आए तो यू टर्न हो गया, क्योंकि उनके आईएसआई और आर्मी ने उसको कबूल नहीं किया। तो सिविल सरकार की तो वहां ऑलमोस्ट अहमियत है ही नहीं है। तो क्या नवाज शरीफ से नहीं बातचीत करें, पाकिस्तान की आर्मी से करें, आईएसआई? नहीं, आर्मी आईएसआई की बात नहीं, आपको सेक्रेटरी हार्जा ने खत लिखा है, वो एक सिविल ऑफिसर है और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्सेंट से वो खत लिखा गया था। तो सेक्रेटरी हार्जा को आप रिस्पॉन्ड करते कि हाँ जी हम बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। आपने कहा जी हमने नहीं करनी बात, आप बात ही नहीं करना चाहते, फिर आप वैसे बहाइले बहाने तलाश कर रहे हैं कि नहीं जी हम फौज से बात करें, हम हुकूमत से बात करें। ये तो फिर एक इससे जो मुज़ाकरात से भागने की बात है। सुषमा स्वराज जहां पर आई, उन्होंने आके कहा जी हम कंपोजिट डायलॉग शुरू करेंगे, वो शुरू ही नहीं हुए। अच्छा देखिए, बातचीत का एक ब्रेक ले लेते हैं, एक हमें ब्रेक जनरल साहब, इसके बाद आपसे आके हम वापस आके आपसे आपका जवाब लेते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके हम जवाब लेंगे पीके सहगल साहब से। वेलकम बैक। पीके सहगल साहब, ब्रेक से पहले जैसे हमारी बात चल रही थी कि सुषमा स्वराज जहां पे पाकिस्तान आई, उन्होंने कहा कि कंपोजिट डायलॉग शुरू करेंगे पाकिस्तान के साथ। वो मुज़ाकरात ना हुए शुरू, पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा ने आपके सेक्रेटरी खारजा को खत लिखा, मुज़ाकरात की दावत दी, उस पर भी भारत ने इनकार कर दिया मुज़ाकरात करने से। इससे पहले भी कई इनिशिएटिव पाकिस्तान की जानिब से लिए जा चुके हैं, लेकिन भारत उस पर बात करने को तैयार नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की बात की जाए, आपने शिमला एग्रीमेंट की बात की, तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं कश्मीर पे, वो खुद भारत लेकर गया था। पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान, अभी भी पाकिस्तान कह रहा है कि आए अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए, भारत उससे भाग रहा है। इसके अलावा फैक्ट फाइंडिंग मिशन की आप बात करें, वो भी भेजने चाह रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा, वो भी भारत नहीं कबूल कर रहा। पाकिस्तान ने तो कबूल किया है, अब आप आज़ाद कश्मीर के अंदर भेजें। और इसके अलावा जो आपने बात की अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन है, वो भी आज़ाद कश्मीर में तो ओपनली ऑपरेट कर रहा है, उससे इंडिया में इजाज़त नहीं दी जा रही मकबूजा कश्मीर में जाने की। देखो, हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब हमने कोशिश की है पाकिस्तान के साथ पूरा दोस्ताना रिश्ते कायम करने के लिए, तो कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि दोस्ताना रिश्ते कायम हो। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर गए तो हमको कारगिल मिल गया। जब मोदी जी नवाज शरीफ जी के घर में पहुंचे, उनके माता जी का पहुंच में जो आप और हमारी ट्रेडिशन के माफिक है, तो हमको पठानकोट मिल गया। तो कुछ ऐसी ताकतें वो किसके इशारे पर काम कर रही हैं, चाहे आपके इशारे पे कर रही हैं, कोई बाहरी ताकतों के इशारे पे कर रही हैं, या कोई दूसरे देशों के इशारे, या किसी के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के, ये ताकतों को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि ये ताकतें कौन है, ये क्या है, इनको आपकी नजर में कौन है ताकतें? ये आप मेरे से अच्छा बेहतर आप जानते हैं। ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्द है, जो आपकी सरजमी को आपकी इजाजत के बिना गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली कहा जा रहा है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स है, लेकिन अभी साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है। ये आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के ही एक्सटेंशन है। उनको हर प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई करता है, उनको इक्विपमेंट वो देता है, उनको देश हिंदुस्तान में घुसपैठ करने के लिए हर लॉजिस्टिकल सपोर्ट वो देता है, सीज फायर वायलेशन वो करता है ताकि घुसपैठ हो। ये अगर आप एक तरफ अपने नॉन स्टेट एक्टर भी कह रहे हैं, साथ साथ आप जो है ये भी कह रहे हैं कि आईएसआई उनके पीछे। आपके तो यहाँ पे कुलभूषण जाधव पकड़ा गया, सर्विंग ऑफिसर पकड़ा गया, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद है। और उसके अलावा आपकी हाई कमीशन से भी गुज़िश्ता हफ्ते 8 अफराद यहाँ से गए, जो कि एक आईबी का स्टेशन चीफ है, यहाँ पे आपकी रॉ का स्टेशन चीफ है। अमजद शुएब साहब से इस पे ले लेते हैं रद्द-ए-अमल। अमजद शुएब साहब, देखिए, मैं एक चीज़ दर्ज करूँ, वो इंटेलिजेंस एजेंसी जो अपने मुल्क से बंदे भेज के अगर कोई काम करे, जनरल साहब खुद समझते हैं, जानते हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसी कहला नहीं सकती। मैं नहीं समझता कि आईएसआई इतनी गई गुजरी इंटेलिजेंस एजेंसी है कि उसको एक्सेस नहीं है वहाँ पे, और वो यहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है यहाँ से लोग भेजने की। ये मैं समझता हूँ हमाकत है, कभी भी ये काम नहीं करेगी आईएसआई। उसकी बुनियादी वजह यही है कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो एफिशिएंट होती है, जिनका जो अपने काम करना जानती हैं, वो दूसरे मुल्क के लोग उनके हाथ में होते हैं, वो अपने तो नहीं चलाते वहाँ से। सो ये तो वो रोग एलिमेंट्स थे जो थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें यह भी हमें जहन में रखना चाहिए कि पठानकोट का जब वाक़या हुआ तो पहले दिन 2 दिन के अंदर अंदर
इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ जो थे उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ से कोई क्रॉसिंग नहीं हुई किसी जगह से, ये पूरा इंटैक्ट है हमारा एरिया। सही। फिर दूसरा जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए इंडिया की, उन्होंने जब अपनी मुकम्मल की उनके सरबराह ने, तो उन्होंने भी कहा कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट या उनका कोई अदारा इसमें मुलव्वस नहीं है। फिर उनकी आवाज़ दबा दी गई। फिर जब हमने तहकीक की तो हमें थोड़ा बहुत पता है, हमने अपनी टीम भेजी और वो टीम ने आके बताया कि कोई भी एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये कहा जाए कि यहाँ से कोई गया है। एस्टैब्लिश नहीं। अच्छा, फिर अगर बॉर्डर से क्रॉस नहीं किसी ने किया, कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट या अदारा शामिल नहीं है, टीम गई उसको सबूत भी कोई नहीं दिया, इवन मुंबई अटैक्स, फिर वो लोग कहाँ से आए? उसके सबूत नहीं आए। फिर वो लोग कहाँ से आए? हमें ये पता है कि कुछ लोगों को रॉ वहां ले जा चुकी हुई है इस काम के लिए। सही। और ये भी आप देख लीजिए कि हमें उसी तहकीक के दौरान पता लगा कि गुजरात में भी ये ड्रामा रचाया जाने लगा। चुनाचे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने टेलीफोन उठा के अजीत दोवल को टेलीफोन किया और उनको बताया कि अब गुजरात में ड्रामा होने वाला है, क्योंकि हमें पता था इसका मलबा भी हमारे ऊपर आएगा। बिल्कुल ऐसा है, और ये उस तहकीक के दौरान पता लगा। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, वहां पे वाकया बिल्कुल सामने है। अच्छा, वो जो गुजरात का वाकया था उसके अंदर को 10 लोग थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 6 के नाम हमें मिल सके। सही। और उसकी प्लानिंग जहां कहीं हुई थी मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन वो प्लानिंग बाहर हुई। सही। और ये मिलके इन्होंने काम किया हुआ था। उस मलबे से बचने के लिए हमने फौरन इनको बताया कि ये, और वो लोग इन्होंने कहा जी हमने पकड़ लिए हैं। तो पकड़ लिए तो भाई किधर ना सामने लाओ ना, अगर हमारे लोग हैं। चले, तो कहने की बात ये है कि ये आप देखिए कि बॉम्बे का वाकया हुआ। बॉम्बे के वाकये में कोई पाकिस्तानी बंदा, कोई लोग शोग बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनका वो रोग एलिमेंट्स वगैरह कोई होगा नहीं। उसको पकड़ के हमने बंद किया हुआ है। हम कहते हैं सबूत दे दें, क्योंकि यहाँ ट्रायल करवाना अदालतों में। 1 मिनट में वाजे कर दूं, लेकिन 2008 के बाद 2016 तक इंडिया में कोई वाकया टेररिज्म का नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो इतनी तबाही हुई उस 8 सालों में। अब 2016 का वाकया 2016 में क्यों होने शुरू हुए? बदकिस्मती ये है कि वहां पे एक लीथल कॉम्बिनेशन बन गया मोदी साहब का और अजीत दोवल का। अजीत दोवल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो बड़ी एग्रेसिव इंटेलिजेंस करता है, और उसने ड्रामे स्टेज करने शुरू किए। ये ड्रामे स्टेज करने शुरू किए उसने। तो मैं कहता हूं कि ये इसी तरह उन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला ड्रामा करवाया। ये भारत के आवाम को भी उनको जरा पूछना चाहिए, कुरेदना चाहिए। करेंगे तो बड़ी चीजें सामने निकलेंगी कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। उसके भी अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आ सका। जी पीके सहगल साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, अगर आप अपने अवाम को अपने मीडिया के माध्यम से उसे गलत चीजें बताते रहेंगे तो सच्चाई कभी भी सामने नहीं आएगी। आपने अपने एसआईटी भेजी, एग्रीमेंट के मुताबिक आज तक आपने हमारी एसआईटी को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? हमारी एसआईटी को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे आप क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक्सपोज हो जाएंगे। आप कह रहे हैं बॉम्बे में, मुंबई में जो हुआ, हिंदुस्तान के अलावा जो अमेरिका में 2 लोग शामिल थे, उन्होंने कई प्रकार के आपको डोजियर दिए, कई प्रकार का सबूत दिया। जितना मर्जी सबूत दो, आप कहते हैं एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, अभी पीके सहगल साहब, अभी सितंबर में आपके सेक्रेटरी खारजा का 8 साल के बाद लिखे गए खत का जवाब आया। उसमें उन्होंने ये कहा जी हम आपको सबूत देंगे। 2 माह गुजर गए, सबूत नहीं आए। एक सहगल साहब को मैं अर्ज कर दूं, जनरल साहब ये बात सुनने वाली है। यहाँ अदालतें फ्लिमजी किस्म के सबूत नहीं मानते। हमारा अपना मसला है, हम टेररिस्ट को पकड़ते हैं, उनको सजाएं नहीं होती, हमें फौजी मिलिट्री कोर्ट्स क्यों बनाने पड़े हैं? वो दुख यही है कि आप अगर इस तरह का अखबारों की कटिंग और ये वो इस तरह की चीजें दे दें, अदालत उठा के बाहर फेंकती है। हम लोगों को सजा नहीं दिलवा सके। हमारा अपना मसला बना हुआ है। 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स हमने बनवाए हैं। सबूत चाहिए। अगर अदालतें इस तरह चल रही होती तो हमने अपने लोगों को जो हम पकड़ते हैं, जिनके सबूत हमारे हाथ में होते हैं, हम उनको कईयों को सजाएं दे चुके होते। यहाँ सजा होती नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये केस भी इस तरह नहीं चलेगा बॉम्बे वाला। चले रिस्पॉन्ड कर। मैं आपको एक बात बताऊं, बजाय मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह के आप सिविल एस्टेब्लिशमेंट को वहां पे मजबूत कीजिए, उनमें छेड़खानी नहीं कीजिए। आप देखोगे सारी की सारी पाकिस्तान नहीं, वो हुकूमत का काम है कि वो उसके रिफॉर्म्स लाए अपने जुडिशियल सिस्टम में। हुकूमत का काम है। लेकिन ये जो मिलिट्री कोर्ट्स बने, ये तो पार्लियामेंट एक्ट के तहत बने ना, पार्लियामेंट ने बनाए, हमने तो नहीं बनाए। आपकी सिविल डिस्पेंसेशन है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, आपके हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होने हैं, जो ये सारा के सारा तो आपकी मिलिट्री के पास में है। तो जो आपकी जो सिविल डिस्पेंसेशन है वो तो फर्जी है।
वो सारी की सारी पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स है मेरे मुताबिक 90% हल हो जाएंगी। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इंप्रूव हो जाएंगे अगर आप सिविल डिस्पेंसेशन को मजबूत करें और उसमें दखलबाजी बंद करें। हिंदुस्तान से बाहर जाएं और पाकिस्तान से बाहर जाएं तो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी पूरी दुनिया में सबसे अच्छे मित्र हैं। मेरे इतने जबरदस्त पाकिस्तानी मित्र हैं जिसका मैं अंदाजा बता नहीं सकता। लेकिन हम आपस में जब एक दूसरा देश आता तो लड़ते रहते हैं जिसका केवल फायदा होता है बाकी देशों की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का। उनका काम है हमको लड़ाना और हम आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे की तरफ बातचीत सुनने के लिए तैयारी नहीं। ठीक है, नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, हम आपकी बात से इत्तफाक करते हैं, ये दुरुस्त है। लेकिन बात ये है कि आपस में अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो ये किससे तो इसी तरह रहेंगे। बिल्कुल सही है। जो दहशतगर्द आपको अमन की तरफ नहीं लेके जाना चाहता, वो जब भी बात होने लगती है आपको नाकाम करता है, तो उसको आपका नाकाम करना काम इसी तरह हम कर सकते हैं, उसको नाकाम कि हम दोनों बातचीत करें। आप आपस में मिल जाए तो दहशतगर्द तो फारिग हो जाएगा। भागना नहीं होगा, दोनों कोई बातचीत करेंगे तो तभी जाकर अमन होगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो इस वक्त बहरान की कैफियत में उससे कैसे बाहर निकलेगी। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, MQM पाकिस्तान सियासी मुश्किलात में घिरी मालूम होती है। गुज़िश्ता रोज़ ही 91 बल्दियाती नुमाइंदों ने फारूक सत्तार की क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार किया है और आज सुबह भी एक बार फिर इस्तीफ़ा दो के मुतालबे की सूरत में वॉल चॉकिंग दिखाई दी कराची में। क्या MQM पाकिस्तान अपना मैंडेट खो रही है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फैसल सब्ज़वारी साहब। बहुत शुक्रिया सब्ज़वारी साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि कराची में आपके खिलाफ वॉल चॉकिंग हुई है, इस्तीफ़ा देने का मुतालबा आपसे किया जा रहा है। कौन है ये लोग, कौन कर रहा है मुतालबा आपसे इस्तीफ़ा देने का? कर रहा है और कोई वॉल चॉकिंग की तस्वीर वगैरह खींच के लोगों ने मीडिया को भी दी और हमारे मीडिया को तो माशाल्लाह से ऐसी तस्वीरें चाहिए। तो लंदन के जो लोग हैं वो पहले भी मुतालबा करते रहे, लेकिन MQM पाकिस्तान बहुत क्लियर है इस चीज़ में कि हमने अगर इस्तीफ़ा देना भी होगा तो हम अपनी तंजीम की हिदायत की बुनियाद के ऊपर ऐसा करेंगे। तो मुझे नहीं पता कौन लोग हैं क्या चॉकिंग कर रहे हैं। और इस शहर में हज़ारों दीवारों के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें तहरीर हैं और तहरीर होती हैं। अब तक तो मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी किसी ने दीवारों पर इस तरह की। आज आपसे इस्तीफ़ा मांगा गया है? नहीं, मुझसे किसी ने इस्तीफ़ा नहीं आज मांगा। आपसे मांगा गया इस्तीफ़ा? नहीं भाई, मुझसे किसी ने इस्तीफ़ा नहीं मांगा है। जो लंदन के मानने वाले लोग हैं, जो 22 अगस्त के नारे के साथ खड़े हुए लोग हैं, उनका ये मुतालबा MQM के तमाम MPAs, MNAs और सेनेटर से रहा है कि वो इस्तीफ़ा दें, जिसके बारे में MQM पाकिस्तान की क़यादत वाज़ेह तौर पे बतला चुकी है कि हम ऐसा नहीं कर रहे, हम उनकी बात को नहीं सुन रहे। दैट्स इट। सही। लेकिन फैसल सब्ज़वारी साहब, गुज़िश्ता रोज़ 91 बल्दियाती नुमाइंदों ने फ़ारूक सत्तार साहब की क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। क्या MQM अपना मैंडेट खो नहीं रही कराची के अंदर? अच्छा, मज़े की बात यह है कि आपके भी जो रिपोर्टर मौसूफ़ जिन्होंने ये बीपर वगैरह दिया और ख़बर चलाई, 91 लोग जो हैं उन्होंने क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने बड़ी वेग सी कोई फिगर्स दी कि ज़िला शर्क़ी में इतने और ज़िला गरबी में इतने काउंसलर्स ने कर दिया। वो काउंसलर्स आया क्या उन्होंने अपनी डिस्ट्रिक्ट जो कमेटीज़ हैं उनके इजलासों में, अपनी जो यूनियन कमेटीज़ हैं उनके इजलास में ऐसा किया, या कराची में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसके इजलास में किया? पहली बात। दूसरी बात, ये भी आपकी भी और तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है लोगों को बताना कि कराची शहर में 1.5-2 हज़ार के करीब काउंसलर्स हैं, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा ही होंगे, तमाम के तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को। तो ऐसा ऐन मुमकिन है कि उनमें से 50, 90, 100 हमारी पॉलिसी पर एतमाद नहीं कर रहे हों। बिल्कुल हो सकता है। क्या हम उनको अपने आप से जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, दलील की बुनियाद पर। क्या हम उन्हें किसी दबाव में लाकर तो लंदन की जानिब जा रहे हैं ऐसा लोग? सुन लीजिए ना मेरी बात,
क्या हम तो दबाव पे या ज़ोर ज़बरदस्ती पे किसी आदमी को अपने साथ नहीं जोड़े रखेंगे। अगर कोई लंदन के साथ जाना चाहता है, जिस तरह मैंने पहले कहा, वो 22 अगस्त के नारों के साथ जाना चाहता है तो बिस्मिल्लाह, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोक रहे। हमने लोगों को कायल करने की कोशिश की है। हम दलील की बुनियाद के ऊपर लोगों को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम किसी को धौंस से या ज़बरदस्ती से अपने साथ बिठाएं। सही। तो क्या एमकेएम को चाहिए नहीं, एमकेएम पाकिस्तान को बिलखसूस पहले जब बात हुई दोबारा से फ्रेश मैंडेट लेने की, कायद एमकेएम ने भी आपसे मुतालबा किया तो यहाँ पे फारूक सत्तार साहब ने कहा नहीं जी, हमने बानी एमकेएम के नाम पे मैंडेट नहीं लिया, बल्कि हमारा पार्टी मैनिफेस्टो पे हमने मैंडेट लिया है। पार्टी मैनिफेस्टो पे जब आपने इलेक्शन लड़ा है PS 127 का, तो वो आप हार चुके हैं। तो आपको लग नहीं रहा कि आपको फ्रेश मैंडेट अब लेना चाहिए? वक्त आ चुका है साबित करने के लिए कि अवाम आपके साथ हैं। मेरे ख्याल में अगेन ये फैसला तो फिर हम ही करेंगे ना। MQM अपने बारे में आप बैठ के PTI से तो नहीं कहेंगे कि आपके MNAs इतने महीनों तक असम्बली से गैर हाजिर रहे और अब आप बाहर निकलें और इस्तीफ़ा दें। मेरे ख्याल में ये PTI का ही अपना फ़ैसला है। इसी तरीके से MQM ये फैसला करेगी कि आया उसने क्या करना है, पहली बात। नहीं, दूसरी बात, जी मैं अर्ज़ करूँ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ भाई, आपकी पार्टी के सरबराह ने, आपकी पार्टी के जो बानी कायद हैं, उन्होंने मुतालबा किया था आपसे कि आप लोग इस्तीफ़ा दें। जी बिल्कुल उन्होंने किया मुतालबा, लेकिन उन्होंने तो जिस तरह जिस तंदही से आप उनके इस मुतालबे को मान रहे हैं, इसी तंदही के साथ तो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के सरबराह और पाकिस्तान के हसास इदारों और पाकिस्तान के मुतालिब भी तो बहुत सारे भाई मुतालबे किए हैं, उसको भी तो कोई मान लेता ना, पहली बात। दूसरी बात ये है, लेकिन यहाँ बात आपके मैंडेट की चल रही है ना। जी मैं अर्ज़ करूँ कि बिल्कुल उनकी तस्वीर के साथ MQM इलेक्शन में उतरी थी 2013 में, लेकिन उसके साथ MQM का मंशूर भी था। अगर उनकी तस्वीर के साथ उनकी ही 22 अगस्त वाली तकरीर होती तो आया MQM को ये मैंडेट मिलता या नहीं मिलता? क्या MQM ने जो शहर को बनाने का काम किया, जो यहाँ पर तामीर व तरक्की की कोशिशें की, वो उसके करने के सबब लोगों ने हमें बलदियाती इदारों में वोट दिया, या अगर हम तस्वीर हटा के पहला इलेक्शन आप हार गए? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको इल्म नहीं है। ये इलेक्शन हम 2002 में भी इस नशिस्त का हारे थे, और इसके बावजूद कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को उस दिन बैठने नहीं दिया गया, 60 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस पर पीपल्स पार्टी ने अंधाधुंध धांधली की। लोगों को नजर आ रहा है कि MQM के पोलिंग कैंप तक उखाड़ दिए गए। एक रात पहले, सुन लीजिए मेरी बात, एक रात पहले वहाँ पुलिस के हरकारे 6 गाड़ियाँ जलवा देते हैं शहर में, जो कि एक अनोखा वाक़या हुआ है। उस इलेक्शन से पहले वाली रात को कराची में गाड़ियाँ जली और उसके बाद से आज तक कोई गाड़ी नहीं जली है। लोगों में खौफ व हरास पैदा करने के लिए वहाँ पर किया गया। उसके बावजूद 16,500 लोगों ने निकल कर वोट दिया जनाब। और आपने क्या कहा, सवाल क्या आ रहा था आपका जनाब? ठीक, मेरा आप सवाल आपसे ये है कि ये +1 की जो चहमगोइयाँ चल रही हैं, क्या ये +1? अहमद रज़ा कसूरी साहब मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं पहले भी, मुझे नहीं इल्म कि उनकी किस बात को कितना संजीदगी से पाकिस्तान में लिया जाता रहा है। ये भी जो उन्होंने बात की, तो मुझे तो उसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई एक्साइटमेंट की कि जितना लोग एक्साइटेड हो रहे थे। MQM बहुत क्लियर है। ख्वाजा इज़हार की मुलाकात हुई उनसे, ख्वाजा इज़हार उल हसन साहब की मुलाकात हुई है मुशर्रफ साहब से। पहले तो मुलाकात का इनकार किया गया, मुलाकात हुई नहीं है, फिर तस्वीर मंजर आम पर आती है, फिर कहते हैं, फिर इज़हार उल हसन साहब कहते हैं बिल मुलाकात हुई थी, खाने पर हुई थी, कराची में मुकामी हुकूमतों के मामले पर बात हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, मैं नहीं बनाई है ना प्रेस रिलीज़, तो आप दोहराएंगे, बनाई मैंने है प्रेस रिलीज़। मैं आपको बता सकता हूँ कि इस प्रेस रिलीज़ में क्या है, और कोई इनकार नहीं किया, क्योंकि एक मुलाकात हुई थी। लेकिन सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ साहब से थोड़ी मुलाकात हुई है। अभी पीर पगारा से मुलाकात होने वाली थी, जो कि बावजूद कुछ दिन आगे पीछे हो गई है। आज सुबह पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी सिंध असम्बली में मुलाकात हुई है। एन मुमकिन है कि फ़ारूक सत्तार भाई जा रहे हैं इस्लामाबाद, वहाँ मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से भी मुलाकात होगी। तो बिल्कुल मुलाकात होती है, और मुलाकात होने का कतन मकसद ये नहीं है कि MQM किसी के साथ कोई इंज़माम या इत्तेहाद कर रही है। हम बहुत क्लियर हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपने लोगों के दरमियान मौजूद है, अपने लोगों के दरमियान रहकर अपने मंशूर पर अमल दरामद करते रहने की कोशिश हम पूरी करते रहे हैं और अभी भी करेंगे। सही। तो मुशर्रफ साहब अगर कोई MQM में शामिल नहीं होते, जिस तरह से बात चल रही है, वो अगर कोई नई जमात बनाते हैं या अपनी APML को दोबारा से उसका अहयाए नो करते हैं, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कंसिडर करेगी उनकी इस तजवीज़ को कि आप भी उनके साथ मिल जाएँ, PSP भी मिल जाए, जिस तरह से उनकी ख्वाहिश अभी तक जो आ रही है मीडिया पे? नहीं जनाब, मुशर्रफ साहब की ख्वाहिश के ऊपर उन्हीं से जवाब लिया जाए, जिस तरह मैंने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान
एक आपकी मजबूत और शमूलियत तो आपसे मुस्तहकम पूछेंगे। सियासी जमात है। हम फ़ालियत के साथ मुतहरक तरीके से अपना सियासी किरदार अदा कर रहे हैं और वही हम करते रहेंगे। MQM में किसी ने भी पाकिस्तान के कानून पसंद शहरी ने शामिल होना है, सौ बिस्मिल्लाह। MQM बहैसियत जमात कहीं पे नहीं जा रही, कहीं किसी के साथ शामिल नहीं हो रही। सही। अच्छा, इशरतुल इबाद साहब की बात की जाए, अब तो वो गवर्नर नहीं हैं, आपकी नाराज़गियाँ भी उनसे थीं, वो दौरान गवर्नरी उनकी थी कि वो गवर्नर थे, आपके कारकुनान गिरफ्तार हो रहे थे, उन्होंने अपना कोई किरदार अदा नहीं किया, वो खामोश रहे। अब तो वो गवर्नरशिप छोड़ चुके हैं, क्या अब उन्हें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपनी पार्टी में वेलकम करेगी? अगेन जनाब, ये तो किसी भी फ़र्द की जो कि पाकिस्तान का कानून पसंद शहरी है, उसकी ख्वाहिश के बाद ही हो सकता है ना कि आया वो MQM में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। मुझे ये बताया गया है उन्होंने कांटेक्ट तो किया था फारूक सत्तार साहब से। नहीं जनाब, मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है इस तरह का कोई कांटेक्ट, पहली बात। और कांटेक्ट अगेन होना या करने का कतन मकसद ये नहीं है। मीडिया तो ये भी बता रहा है कि उनकी शायद आसिफ जरदारी साहब से भी मीटिंग होनी है या मुशर्रफ साहब से भी होनी है। देखिए, सियासत में आप भी एक चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं ना भाई, आप चाय पीने जाएंगे तो 2 चैनल्स के और लोग बैठते हैं। इसका ये मकसद थोड़ी है कि आप डॉन TV छोड़ के कोई और TV ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसको इसी तरीके से लिया जाना चाहिए। सियासी लोगों को आपस में मिलते रहना चाहिए, उसमें कोई कलाम नहीं है। साजिश नहीं करनी चाहिए किसी के भी ख़िलाफ़। और जहाँ तक मुझे ये बताया गया है, मुझे इल्म नहीं है क्योंकि बताया ये गया है कि गवर्नर की जो पोस्ट है उसमें कोई स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होता है शायद 2 बरस का, कि उसके बाद ही वो कोई बाकायदा सियासत कर सकते हैं। तो अभी तो जब 2 बरस पूरे होंगे और वो ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि उन्होंने MQM पाकिस्तान में आना है, तो उसके बाद ही मैं इन इफ्स एंड बट्स के बाद जवाब दे सकूँगा। यानी कि उसके बाद करेंगे। इसके अलावा एक गुज़िश्ता दिनों में हमने एक देखी बात चल रही थी कि आपकी जो पाक सरज़मीन पार्टी के साथ अगर कोई इत्तेहाद की बातें चल रही थी, ये ख्वाहिश भी ज़ाहिर की गई थी कुछ हलकों की जानिब से कि पाक सरज़मीन पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कराची में होने वाले आइंदा जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें मिलकर भी इलेक्शन लड़ सकती हैं। ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है क्या? नहीं जनाब, ना हमारे सामने कोई इस तरह की तजवीज़ आई है और ना MQM के हलकों में इस तरह की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। अगर रब्ता करती है पाक सरज़मीन पार्टी आपसे फिर? नहीं, मेरे ख्याल में तो उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया है। अब अगेन ये वाली बात, मतलब अगर नरेंद्र मोदी इमरान खान साहब से रब्ता करते हैं तो फिर वो क्या करेंगे? बहुत ही हाइपोथेटिकल किस्म के क्वेश्चंस हैं, इसका मैं क्या जवाब दूं? किनकी? सही, उनकी मुलाकात तो इंडिया में हुई भी थी वैसे। हाँ तो भाई उनकी मुलाकात हुई थी ना, लेकिन वो रब्ता करते हैं नहीं ना, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है पाकिस्तान के। डज इट मेक सेंस? इसीलिए पाक सरजमीन पार्टी वाले अपना जवाब दे सकते हैं। मैं MQM की तरफ से बड़ा आपको बता सकता हूँ कि जनाब, ना हमसे किसी ने कोई रब्ता किया है, ना ही MQM का किसी के साथ भी बशमूल PS किसी के साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद ज़ेर बहस नहीं है। हम बहुत क्लियर हैं हमें किस तरीके से चलना है। हमारे इल्म में है कि हमारे कारकुनान की और हमारे वोटर्स की क्या ख्वाहिशात हैं और उनको हम सामने रखेंगे कोई भी फैसला करने से पहले। तो गवर्नर की तब्दीली की बात की जाए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी कहा कि बताना चाहिए था, इस तरह से अचानक से रुखसत नहीं करना चाहिए था गवर्नर को। 14 साल से वो ओहदे पर रहे हैं, तो नए गवर्नर की तकर्री को कैसे देखती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट? देखिए, यकीनन आइनी तौर पर तो वफाकी हुकूमत के पास इस्तेहकाक है कि वो गवर्नर साहब को हटा भी सकती है और लगा भी सकती है, जो भी हो। लेकिन अच्छी सूरत यकीनन ये कि पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उनके साथ भी रब्ता किया जाता और फिर सूबे सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल सब्ज़वारी साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बढ़ेंगे शो के अगले सेगमेंट की जानिब। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले कारकुन और सीनियर मेंबर जहांगीर बदर की वफात ने एक मुतहर्रक सियासी बाब बंद कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट।
जहांगीर बदर को दिल की तकलीफ के बायस DHA लाहौर के अस्पताल इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल कराया गया था। खानदानी जराये के मुताबिक पीपी रहनुमा गुर्दों के मर्ज में भी मुब्तला थे। अलबत्ता हार्ट अटैक की वजह से इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो खाले के हकीकी से जा मिले। जहांगीर बदर 25 अक्टूबर 1944 को लाहौर में पैदा हुए। मरहूम 4 से ज्यादा दिहाइयों से पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे और इन्होंने अपनी सियासत का आगाज बानी पीपी जुल्फकार अली भुट्टो के साथ किया था। मरहूम का शुमार बेनजीर भुट्टो के करीबी साथियों में होता था। जहांगीर बदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। मरहूम 1988 में MNA जबकि 1994 और 2009 में दोबारा सेनेटर मुंतखब हुए। मरहूम ने जिया और मुशर्रफ दौर में तवील अरसे तक जेल की सोहबतें भी बर्दाश्त की। और अब कुछ बात हो जाए सुपर मून की। नाजरीन, पाकिस्तान में 1948 के बाद पहली मर्तबा सुपर मून देखा जा रहा है। सुपर मून है क्या, इस बारे में देखिए ये रिपोर्ट। और मेरी तरफ से कल तक के लिए खुदा हाफिज। आज अहले ज़मीन को दीदारे कमर ऐसा हुआ जो 38 सालों में नहीं हुआ और न अगले 18 सालों तक होगा। ये नज़ारा सबसे पहले स्पेन में बसने वालों ने देखा, जबकि पाकिस्तान में भी मामूल से बड़ा और ज्यादा रोशन चांद यानी सुपर मून देखा गया। इस महताब की आफताब के सामने हर कोई बेसाख्ता कहता दिखाई दिया। नासा के मुताबिक जब चांद जमीन के इंतहाई करीब आ जाए तो उसे सुपर मून कहा जाता है। और आज यानी 14 नवंबर बरोज पीर चांद 1948 के बाद से जमीन से सबसे कम फासले पर मौजूद होगा, जिसकी वजह से चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन होगा। ताहम इंसानी आंख मुश्किल से इस फर्क को महसूस कर पाएगी। नासा का कहना है कि गैर मामूली तौर पर इतने खूबसूरत चांद का नजारा दोबारा देखने के लिए हमें नवंबर 2034 तक का इंतजार करना होगा। स्पेन, यूरोप और अमेरिका समेत बेशतर ममालिक में ये सुपर मून अभी मजीद चंद रातों तक अपना नजारा पेश करता रहेगा।